आज है तीन टॉपिक्स के बाद हम करेंगे 2-3 दिन न्यूमेरिकल्स। तो ये जो तीन टॉपिक्स हैं, एक तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, एक जो हमने पीछे न्यूमेरिकल्स की, एक उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। दो ही टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है और दोनों ही टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। ठीक है, तो आज जो तीन टॉपिक्स हैं वो एक ही चीज से रिलेटेड है और वो रिलेटेड है सेंट्रीपिटल फोर्स से, जो कि हमने कल किया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं तुम्हें कल की एक बात बताता हूँ, वो बात तुम्हें हेल्प करेगी ये टॉपिक्स करने के लिए। बात क्या थी? मान लो ये सन है और सन के चारों तरफ हमारा प्लेनेट अर्थ घूम रहा है, ठीक है। तो सन एक चीज है, बॉडी है, उसका एक मास है। अर्थ भी एक चीज है, बॉडी है, उसका भी एक मास है। दोनों बॉडीज के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। आज के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर एक ही चीज काम आने वाली है कि इन दोनों बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है F = G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। कल मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये अर्थ सन के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो इस अर्थ के पास सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहां से? तो इसका आंसर ये है कि सन और अर्थ के बीच में लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके हिसाब से ये सेंट्रीपिटल फोर्स वहां से लेता है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मैंने सेंटर की तरफ बताई थी, ठीक है। लेकिन सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करती, एक फोर्स और एक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सिर्फ ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्ट करती होती और अंदर की तरफ एक्ट करती होती तो ये जो अर्थ है कभी ना कभी सन के साथ टकरा जाता, लेकिन क्या ऐसा होता है? कभी नहीं होता। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की एक और फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम इस चैप्टर में सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं करने वाले, ये तो अंडरस्टूड है कि जहां पर सेंट्रीपिटल लगती है उसकी अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगी उसको बैलेंस करने के लिए। हम इस चैप्टर में इसकी बात नहीं करेंगे, हम इस चैप्टर में बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। दो चीजें याद रखनी है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो जो सर्कल बन रहा है उसके सेंटर की तरफ होती है, पहली बात। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ऐसे लग रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है, यह है दूसरी बात। तीसरी बात इसके अंदर एक और ध्यान रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रही है तो उसकी वैल्यू किसकी बराबर होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² डिवाइडेड बाई r, इसके बराबर होती है, ठीक है। ये तीन बातों के साथ अब मैं तुम्हें तीन टॉपिक्स करवाता हूं। तो पहला जो टॉपिक है वो है राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड का मतलब होता है कि अगर हम जैसे कि सड़क पे जा रहे हैं, हम अपनी कार चला के जा रहे हैं, ठीक है, सड़क स्ट्रेट है और कार जा रही है ऐसे, तो सीधी सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी पीछे, ठीक है, टायर और ग्राउंड के बीच में, और वो भी पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर अचानक से अगर मोड़ आ जाता है तो हम अपनी स्टीयरिंग को घुमाते हैं और गाड़ी को मोड़ते हैं। जब गाड़ी मुड़ती है ना, उसी से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। यानी यहां पर कोई सड़क है वो स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब घुमावदार। अगर कोई भी सड़क अगर घुमावदार होगी तो गाड़ी को तो हमें घुमाना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका डायग्राम, मैंने एक सड़क ले ली और वो जो सड़क है वो कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब ऐसे, ये सड़क है ऐसे करके जाती है, स्ट्रेट नहीं है सड़क, ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने सड़क का कोई एक हिस्सा ले लिया, ये हिस्सा है, यहां पर एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 टायर्स होते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं ना। तो ये मैंने पीछे के 2 टायर्स बना दिए, ये पीछे के 2 टायर्स है और गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। मतलब वही बात है, ये कर्व्ड रोड है, गाड़ी जा रही है ऐसे जाना चाहती है, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है इसके 2 हिस्से हम करते हैं, 2 हिस्से, एक तो लेफ्ट वाला हिस्सा, एक राइट वाला हिस्सा।
तो यहां पे दो टायर तो इस तरफ है, दो टायर इस तरफ है ना। और अगर गाड़ी अगर स्ट्रेट जा रही होती है तो पीछे की तरफ, ठीक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर वही गाड़ी अगर टर्न करे किसी कर्व्ड पाथ पे, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे लग रही होती है ना, वो तो लगेगी, लेकिन साइड बाय साइड एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक्ट करना शुरू कर देती है। अब यहां पे एक बात तुम याद रखो कि अगर ये गाड़ी घूम रही है तो कहीं ना कहीं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल रही है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बॉडी बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं घूम सकती। अगर ये गाड़ी है वो कर्व्ड रोड के ऊपर अगर घूम रही है, जा रही है, तो इस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना जरूरी है, तभी ये गाड़ी घूम सकती है, वरना नहीं घूम सकती। अब अगर गाड़ी स्ट्रेट जा रही है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, लेकिन अगर गाड़ी ऐसे जा रही है तो पीछे की तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, लेकिन सेंटर की तरफ भी लगना स्टार्ट कर देगी। अगर मैं इस कर्व पार्ट को देखूं तो ये जो कर्व सड़क है, ये अगर मैं कंप्लीट करूं तो इसका एक सेंटर भी तो होगा ना। तो ये सेंटर है, इस सेंटर को मैंने बोल दिया O। ये सेंटर मैंने वैसे ही नहीं बोला। अगर देखा जाए तो ये जो कर्व पाथ है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो एक सर्कल बन जाएगा ना, और उस सर्कल का एक सेंटर तो होता ही होता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है वो चारों टायर्स के लिए करती है। दो टायर तो इस साइड है, दो टायर इस साइड है ना। तो इन दोनों टायर के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी सेंटर की तरफ और वो करेगी F1। ठीक है। अब जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी के एक टायर आगे एक टायर पीछे, और इसी तरफ भी एक टायर पीछे एक टायर आगे, चार टायर्स होते हैं। मैं इस तरफ के दो टायर की बात कर रहा हूं, इस तरफ के, एक पीछे वाला एक आगे वाला, वो दोनों मिलकर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेंगे F1 और वो होगा सेंटर की तरफ। ठीक है। अगर ये गाड़ी स्ट्रेट जा रही होती ना तो हमेशा पीछे की तरफ ही फ्रिक्शनल फोर्स लगती, लेकिन अगर ये गाड़ी कर्व्ड पाथ में जा रही है तो दोनों टायर्स के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ F1 एक्ट करेगी ही करेगी। अब बचे बाकी ये दो टायर, यानी इस साइड के दो टायर, एक आगे वाला एक पीछे वाला, वो दोनों भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे F2 और वो भी सेंटर की तरफ। ये दो बातें बहुत अलग हैं, दोनों समझनी जरूरी है। दोबारा बता रहा हूं, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी के जो चारों जो टायर हैं वो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेंगे। लेकिन अगर कुछ देर चलने के बाद अगर कर्व्ड पाथ आ जाता है, कर्व्ड पाथ ऐसे है और उस कर्व्ड पाथ का सेंटर कहीं ना कहीं यहां पर है, तो अगर वो गाड़ी जा रही है तो चारों टायर्स के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो पीछे की तरफ एक्ट कर रहे थे वो पीछे की तरफ तो एक्ट करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड भी करेंगे। साइड बाय साइड का मतलब सेंटर की तरफ भी करेंगे। तो ये जो गाड़ी है इसको मैंने दो हिस्सों में बांट ली, एक तो इस साइड वाला हिस्सा, एक इस साइड वाला हिस्सा। इस साइड वाले हिस्से में दो टायर है, एक आगे एक पीछे है। उस साइड वाले हिस्से में भी दो टायर है, एक आगे एक पीछे। इस साइड वाले जो टायर्स होते हैं वो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करते हैं F1 सेंटर की तरफ, और इस साइड वाला जो हिस्सा है जहां पर दो टायर होते हैं यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है F2, वो भी सेंटर की तरफ। अब बात सिर्फ इतनी रह गई कि ये जो कार है वो एक ही दम घूम रही है, और कार को घुमाने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को मिलना जरूरी है, और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स ही देंगे। अब इस चीज को कंपेयर करते हैं डायग्राम के साथ। ये सन है, इसके चारों तरफ हमारा प्लेनेट अर्थ घूम रहा है। सन और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है इस तरफ ऐसे, और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही अट्रैक्टिव फोर्स इस अर्थ को क्या प्रोवाइड करती है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वही बात है यहां पर भी। यहां पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 है वो भी सेंटर की तरफ काम कर रही है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F2 है वो भी सेंटर की तरफ काम कर रही है। ये दोनों फोर्स मिलके इस गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बदौलत ये गाड़ी आगे कर्व्ड पाथ में घूम जाएगी। पता चला? अब ये जो गाड़ी है इसका जो वेट है वो तो हमेशा नीचे एक्ट करेगा, कितना? mg। अब गाड़ी के मैंने दो हिस्से किए थे, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, तो एक नॉर्मल रिएक्शन तो यहां पर बनेगा R1,
और एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा इस तरफ R2। वैसे तो तुम एक भी बना सकते हो, लेकिन मैं शुरू से ही गाड़ी के दो हिस्से लेकर चल रहा हूं, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, तो इसके दो नॉर्मल रिएक्शन है R1 और R2, और इस तरीके से है कि R1 प्लस R2 हमेशा Mg को बैलेंस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नीचे का वेट और ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस। ठीक है, अब बात रह गई कि ये F1 और F2 जो फ्रिक्शनल फोर्स थी, जो सेंटर की तरफ लग रही थी, वो लग रही कितनी है, कितनी लग रही है। अब हम वो F1 और F2 की वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, म्यू इज इक्वल टू F बाई R। यहां से F की वैल्यू निकाल दो और वो किसके बराबर होगा, म्यू R। इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम F1 निकाल सकते हो और इसी फॉर्मूले की हेल्प से तुम F2 निकाल सकते हो। सबसे पहले तुम निकालो F1। F1 हो जाएगा म्यू R1, क्योंकि F1 के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो R1 है, और म्यू का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसी तरीके से F2 भी तुम निकाल सकते हो। F2 का मतलब हो जाएगा म्यू R2, तो F2 इज इक्वल टू म्यू R2। पता चला। अब मैं दोनों को जोड़ के टोटल फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल सकता हूं। टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, और वो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2, और वो हो कितनी जाएगी, म्यू R1 प्लस म्यू R2, इतनी हो जाएगी। यहां से म्यू कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ये हो जाएगी टोटल फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और यही टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इस गाड़ी को क्या प्रोवाइड करती है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। दिस टोटल फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये जो दोनों फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मिलके इस गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बदौलत ये गाड़ी कर्व पाथ में घूमती हुई चली जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगला स्टेप। अगला स्टेप है कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन हम फॉलो करें कि ये गाड़ी घूम जाए। और कंडीशन ये है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ना, mv²/r, या तो वो बराबर होना चाहिए या लेस होना चाहिए, किससे, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स से। ये कंडीशन तुम्हें स्पेशली याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी याद रखनी है, +1 के हिसाब से भी याद रखनी है, और डेली लाइफ के हिसाब से भी याद रखनी है, कि अगर कोई भी बॉडी अगर कर्व पाथ में घूम रही हो तो उसको मिलने वाली सेंट्रिपिटल फोर्स टोटल फ्रिक्शनल फोर्स से या तो कम हो या बराबर हो। सेंट्रिपिटल फोर्स अगर टोटल फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम है, घूमते 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 एकदम गाड़ी पलट जाएगी। लेकिन कब, जब ये सेंट्रिपिटल फोर्स टोटल फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगी तब। तो अगर हम चाहते हैं कि कर्व पाथ में गाड़ी घूमे और सेफली घूमे, ना तो गाड़ी पलटे ना किसी को चोट लगे, बिल्कुल एक सेफ टर्न लेना चाहते हैं, तो एक ही कंडीशन है कि उस गाड़ी को मिलने वाली जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो हमेशा या तो कम हो या फिर बराबर हो, किसके, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो वो गाड़ी के ऊपर लग रही है, वो भी सेंटर की तरफ। ये सबसे एसेंशियल कंडीशन है एक सेफ टर्न लेने के लिए। ठीक है, F1 प्लस F2 की वैल्यू तो तुमने निकाली हुई है, म्यू R1 प्लस R2। तो यहां पर mv² डिवाइडेड बाई r लेस देन और इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2, इसके बराबर हो गया। लेकिन R1 प्लस R2 किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो यहां पर R1 प्लस R2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, mg। तो यहां पर लिख दो mv² डिवाइडेड बाई r लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, ऐसा लिखा जा सकता है। m से m कैंसिल हो गया, v² बाई r लेस देन और इक्वल टू म्यू g हो गया। यहां से v की वैल्यू निकाल लो, v² इज लेस देन और इक्वल टू म्यू r g। यहां से v की वैल्यू निकाल लो, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू r g। ये है वेलोसिटी। अब इसके अंदर दो बातें आती हैं। पहली बात, अगर एक कर्व पाथ है और गाड़ी मूव कर रही है किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ,
तो उस टाइम क्या होगा, अगर हम ये चाहते हैं कि वो जो गाड़ी है वो बिल्कुल सेफ टर्न ले ले, तो उसके लिए ना तो वेलोसिटी को बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना वेलोसिटी को बहुत कम होना चाहिए, बल्कि कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी। वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अगर इतनी वेलोसिटी होती है या इससे अगर कम होती है तो वो बंदा कर्व पाथ में सेफ टर्न ले सकता है। और अगर बाय चांस हम उल्टा कर दें कि एक बंदा हीरो है, मान लो वो जवानी में अपनी, तो वो क्या करता है, एकदम अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और कर्व पाथ में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जाना चाहता है, एकदम घूमना चाहता है, तो उस टाइम ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी कि जो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, वो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। और अगर ऐसे हो जाएगी तो उस गाड़ी वाले का बैलेंस खराब हो जाएगा और वो पलट जाएगी। तो अगर बंदा चाहता है कि वो सेफ टर्न ले कर्व पाथ के अंदर, तो एक तो उसको ये वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू टोटल फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरी बात, उसको अपनी वेलोसिटी को कम से कम रखना पड़ेगा। कितना, या तो इतना या फिर इससे कम। अगर वेलोसिटी गाड़ी की इससे ज्यादा हुई तो एकदम घूमते घूमते वो पलट भी सकता है। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा, इसके अंदर हमने दो ही चीज सीखी कि अगर कोई भी कर्व पाथ है उसके अंदर अगर गाड़ी जा रही है तो मिनिमम से मिनिमम उस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो कि वो बंदा सेफ टर्न ले सके। दूसरी बात, अगर गाड़ी कोई भी कर्व पाथ पे जा रही हो तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि अगर हम वो लागू कर दें तो उस टाइम वो गाड़ी सेफ टर्न ले सकती है। कंडीशन तो होगी ये और वेलोसिटी मिनिमम होगी ये। म्यू का मतलब तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो तुम्हें क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है। आर का मतलब हो गया रेडियस, किसका, इस कर्व पाथ का, ये है आर। अगर जैसे ये कर्व पाथ है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो सर्कुलर पाथ बन जाएगा। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर होता है। और जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 तुम लेकर चलते हो। पता चला? कोई डाउट यहां तक? नोट करो इसको। उसके बाद है जो टॉपिक, बैंकिंग ऑफ अ रोड। बैंकिंग ऑफ अ रोड। अब हमें इसके अंदर एक ही वर्ड समझने की जरूरत है और वो है बैंकिंग। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये सड़क है, सड़क को कर दो बैंक, तो इसका क्या मतलब है, वो मतलब हमें समझना है। एक बात बताओ, मान लो ये सड़क है, ठीक है, और सड़क के बिल्कुल साइड में घर है। और कोई भी घर होता है रैंप तो होता ही है बाइक चढ़ाने के लिए और या फिर स्कूटी चढ़ाने के लिए, रैंप तो सभी बनाते हैं। एक तो बंदा साइकिल चलाता है सड़क के ऊपर और एक साइकिल चलाता है बंदा रैंप के ऊपर। क्या दोनों में फर्क होता है, नहीं होता? होता है ना। सड़क तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन जो रैंप होता है वो इंक्लाइंड होता है, ऐसा होता है। देखा होगा रैंप, सभी ने देखा है रैंप क्या होता है, घर के आगे जो सड़क सी बनाई होती है गाड़ी चढ़ाने के लिए या बाइक चढ़ाने के लिए, वो जो सरफेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं रैंप, ठीक है। एक तो हम स्ट्रेट सड़क के ऊपर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सड़क के ऊपर साइकिल या बाइक चलाते हैं, और एक हम चलाते हैं रैंप के ऊपर साइकिल या बाइक। दोनों के चलाने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मान लो ये सड़क है और मैं अगर तुम्हें कह दूं कि यहां पर रैंप बनाओ, तो तुम यहां पर रैंप बना दोगे ऐसे, इसको हम बोल देंगे रैंप। और इस रैंप के ऊपर मुझे बाइक चलाना है, तो यहां पे बाइक की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। अब रैंप के ऊपर बाइक चलाना तो कोई आसान नहीं होता। अगर हमें रैंप के ऊपर अगर बाइक चलाना है तो मेरी वेलोसिटी का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रैंप कितना इंक्लाइंड है। अगर रैंप बिल्कुल ऐसे हो, ऐसे, तो उसके ऊपर क्या बाइक चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। रैंप का भी तो कोई ना कोई एंगल होता है जो धरती के साथ वो बनाता है, तो वो मिनिमम से मिनिमम एंगल कितना होगा रैंप का, वो हम निकालेंगे ताकि बंदा सेफ टर्न ले सके। और दूसरी बात, अगर कोई भी बंदा बाइक लेके अगर रैंप के ऊपर अगर चलता है, मूव करता है, तो उस बाइक की स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वो रैंप के ऊपर चल सके, आसानी से चल सके, बिना कोई एक्सीडेंट किए, ठीक है।
तो बैंकिंग का मतलब होता है रैंप बना देना। एक तो बंदा स्ट्रेट सड़क पे चलता है और एक बंदा रैंप के ऊपर चलता है। अब हम यहां पर बैंकिंग ऑफ अ रोड की बात करेंगे, मतलब जो बाइक चलेगा वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सड़क के ऊपर नहीं चलेगा, रैंप के ऊपर चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम वही कर्व्ड पाथ बनाते हैं। ये कर्व्ड पाथ है। कर्व्ड पाथ को अगर मैं कंप्लीट करूं तो एक सर्कल बन जाएगा, उस सर्कल का एक सेंटर होगा, ये होगा, और ये जो सेंटर है इसका यहां से एक रेडियस भी होगा ऐसे। ये कर्व्ड पाथ है, ज्यादा कर्व्ड भी बना सकते हो, कम कर्व्ड भी बना सकते हो, वो डजंट मैटर। बस इतना ध्यान रखो कि अगर मैं इस कर्व्ड पाथ को ध्यान से देखूं तो ये सर्कल का एक पार्ट है और उस सर्कल का एक सेंटर है O और उस सर्कल का एक रेडियस है R। ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल सड़क, हॉरिजॉन्टल रोड है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर गाड़ी चलाई थी, लेकिन अब हम रैंप बनाना चाहते हैं। लेट कर लिया, मैंने यहां पे बना दिया रैंप। अब मेरे लिए सड़क ये है, पहले सड़क ये थी लेकिन मैंने तो रैंप बना दिया, यहां पे थीटा एंगल। ये जो रैंप बनाया है ना, इसी को हम बोलते हैं कि हमने सड़क को बैक कर दिया। सड़क के ऊपर रैंप बनाना यानी सड़क को बैक करना, एक ही बात है। यानी सड़क को मैं थीटा एंगल से इंक्लाइंड कर देता हूं और यहां पे कोई ना कोई हाइट भी क्रिएट हो जाती है। इस हाइट को मैंने बोल दिया h। ठीक है, और यहां पे, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है उसको मैंने b बोल दिया। तो ये एक ट्राइंगल बन गई एक किस्म से। ये ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर h और इसका हाइपोटेन्यूज b। बस इतना ध्यान रखना कि रैंप को मैंने कितना ऊंचा उठाया, h हाइट तक ऊंचा उठा दिया, और रैंप की जो लंबाई है वो कितनी है, b, या फिर तुम इसको चौड़ाई भी बोल सकते हो कि रैंप कितना चौड़ा है, वो है b। b का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है, दो साइड तुम्हें गिवन है, क्या तुम तीसरी साइड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। वो तीसरी साइड किसके बराबर होने वाली है, √b² माइनस h²। पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। ठीक है, एक बार ना तो b का यूज है, ना h का यूज है, ना √b² माइनस h² का यूज है। ठीक है, उसको भूल जाओ एक बार। अब मैं इसके ऊपर एक गाड़ी चलाना चाहता हूं। लेट कर लिया, ये कोई भी एक व्हीकल है, दो टायर तो लेफ्ट साइड में होता है आगे पीछे, दो टायर राइट साइड में होते हैं आगे पीछे। ठीक है, हमें पीछे से तो एक ही टायर दिखेगा, पीछे वाला दो टायर तो दिखेंगे नहीं। अब ये गाड़ी है, मैं इसके अंदर दो चीजें फाइंड आउट करना चाहता हूं। पहली चीज, रैंप का ये वाला एंगल कम से कम कितना हो ताकि इसके ऊपर कोई भी व्हीकल चले तो आसानी से मूव कर जाए, वो पलटे ना। एक तो मैं ये एंगल देखना चाहता हूं। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये देखना चाहता हूं कि चलो ठीक है, जो एंगल है वो तो है, लेकिन अगर गाड़ी इस बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर जा रही है, सड़क के ऊपर जा रही है जो कि इंक्लाइंड है, तो गाड़ी की एक वेलोसिटी भी तो होनी चाहिए। ये तो ना हो कि वेलोसिटी इतनी कम हो या इतनी ज्यादा हो कि वो गाड़ी पलट जाए। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है कि गाड़ी अगर उसी वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेगी तो वो सेफ टर्न ले सकती है, वरना वो पलट जाएगी। एक तो ये सड़क है कर्व्ड और ऊपर से यहां पर बैक किया हुआ है, तो गाड़ी की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी ताकि वो व्हीकल आसानी से आगे जा सके, पलटे ना। ठीक है, तो अब हम यहां पे इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। मैंने इसको रब कर दिया एक बार। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे, एक तो इसका वेट होता है नीचे की तरफ mg, होगा ही होगा, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन है r। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका वेट हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा, mg नीचे ही होगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब तो मुझे इस डायग्राम को देखकर बताओ, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर पाएगा? क्या नहीं करेगा। अगर वेट के ठीक सामने होता पीछे की तरफ r तो वो बैलेंस कर लेता, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इतना ध्यान रखो हमेशा। अब मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करूंगा। कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस mg को बैलेंस नहीं कर पाता। इसलिए अब मैंने क्या किया, यहां पर इस mg के पीछे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी आगे की तरफ, और ये इस तरीके से ड्रॉ कर दी कि जितना एंगल यहां पर बनेगा ना, उतना ही एंगल यहां पर बनेगा। मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं, फिजिक्स के हिसाब से। दिस एंगल विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस एंगल।
ठीक है, अब यहां पर वही चीज आ गई, ये बेस है, ये आर है और ये थीटा है। ये आर इस बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक तो आर कोस थीटा और एक आर साइन थीटा, जैसे कि मैंने तुम्हें कल परसों भी बताया था। अब यहां पर ये आर है कंपोनेंट, ये इस बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस आर के दो टुकड़े हो सकते हैं, एक तो ये, इसको हम बोल सकते हैं आर कोस थीटा, और एक ये, इसको हम बोल सकते हैं आर साइन थीटा। पता चला? अब तुम बताओ, अगर आर एमजी को बैलेंस नहीं करेगा तो एमजी को बैलेंस कौन करेगा, आर या आर कोस थीटा? आर कोस थीटा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम कहता है कि ये जो mg है वो r cos थीटा को बैलेंस कर लेगा, r cos थीटा इज इक्वल टू mg, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात रह गई r sin थीटा की। ये जो r sin थीटा है ये एक ऐसा रिजल्टेंट है, एक ऐसी फोर्स है जो सेंटर ऑफ कर्व पाथ की तरफ लग रही है ना। अब ये है कर्व पाथ का सेंटर, और ये r sin थीटा एक ऐसा फोर्स का कंपोनेंट है जो सेंटर ऑफ कर्व पाथ की तरफ लग रही है। तो ये जो r sin थीटा है इसका एक ही काम है, इस गाड़ी को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, यही काम है। ठीक है, अब ये गाड़ी है कर्व पाथ में घूम भी तो रही है, उसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगी तभी घूमेगी, और उसको सेंट्रिपिटल फोर्स देगा कौन? ये r sin थीटा। ठीक है, r sin थीटा विल गिव necessary centripetal force to the vehicle। ठीक है, तो ये जो r sin थीटा है वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r उस व्हीकल को प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 बाई 2 करो, r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और ये क्या है? mg। यही है, m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा, जो कि किसके बराबर आ गया? v स्क्वायर बाई आर जी। एक तो तुम्हें फॉर्मूला ये याद रखना है कि अगर कोई भी गाड़ी बैंक रोड के ऊपर अगर कर्व पाथ में अगर मूव करना चाहती है तो वो जो सड़क है वो कितने एंगल के ऊपर बैंक हुई है और वो गाड़ी को कितनी वेलोसिटी के साथ जाना चाहिए, वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अब टेंजेंट थीटा है v स्क्वायर बाई आर जी, यहां से तुम दो चीजें निकाल सकते हो। पहली बात तो तुम निकाल सकते हो थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? टेंजेंट उधर जाके हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। यहां से तो तुम निकाल सकते हो थीटा कि कितने एंगल के ऊपर मुझे सड़क को बैंक करना चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई भी व्हीकल चले तो वो बिना पलटे सीधा निकल जाए इस एंगल के ऊपर। v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, r का मतलब है रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ, g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दूसरी चीज तुम यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, यहां से v स्क्वायर सॉल्व करो, ये r g इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r g टेंजेंट थीटा। यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट r g टेंजेंट थीटा। ये आ गई वो वेलोसिटी जिसके साथ अगर ये गाड़ी आगे मूव करे तो सेफ टर्न ले सकती है। इतनी ही वेलोसिटी होनी चाहिए, इससे कम हो तो भी दिक्कत है, इससे ज्यादा हो तो भी दिक्कत है। ठीक है, एक नेसेसरी, ये जो वर्ड लिख रहा हूं ना मैं नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब जितनी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए उतनी उसको मिलनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर कम मिल गई तो भी दिक्कत है, ज्यादा मिल गई तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो व्हीकल की इतनी होनी चाहिए और एंगल बैंक रोड का कितना होना चाहिए ताकि बंदा कोई भी चले, कोई भी व्हीकल चले तो वो सेफ टर्न ले सके कर्व पाथ में से या बैंक रोड में से। क्लियर है? अब मैं इसको दूसरे व्यू में करूंगा, लेकिन पहले इसको नोट करो। r से r कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा टेंजेंट थीटा, और ये m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बाई r g।
मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया ना, करो नोट। उसके बाद 2-3 स्टेप्स और रह गए। अब हम बी और एच की बात करते हैं। एच का मतलब था कि हमने सड़क को कितनी हाइट तक बैंक किया हुआ है। अगर मैं यहां पर एक बैंक रोड बना दूं तो इस हाइट को हम क्या बोलेंगे, एच। ठीक है, तो ये एच वो है हाइट, जितनी हाइट के ऊपर मैंने सड़क को बैंक किया हुआ है। ठीक है, और ये जो सड़क है इसकी जो विड्थ है उसको मैंने बोल दिया बी। तो ये एक तरीके से ट्राइंगल बन गई। इस ट्राइंगल के अंदर हमें दो साइड गिवन है, एक तो ये वाली साइड हाइपोटेनियस बी, और एक ये वाली साइड हाइट जिसको हम बोलते हैं एच। तो तुम बेस निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बेस क्या हो जाएगा, √b² माइनस h², यही होगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, अभी हमने किया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b² डिवाइडेड बाई rg, यही निकाला था। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा लूंगा। इन गिवन ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है, √b² माइनस h², √b² माइनस h², यही होगा। अब तुम डायग्राम देखकर बताओ, अगर मैं b को h के साथ कंपेयर करूंगा तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, b बड़ा है और h काफी छोटा है, तो b इज ग्रेटर देन h, तो इसलिए हम h को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। देयरफॉर h कैन बी नेग्लेक्टेड, h को यहां से नेग्लेक्ट कर दो, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई √b², क्योंकि माइनस का h ये तो 0 हो गया, और अंडर का b² वो क्या होता है, b, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, h/b। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें गिवन ट्राइंगल के अंदर तुम्हें लेनी पड़े टेंजेंट थीटा, या तो तुम सिंपल मैथमेटिक्स लगा दो कि दिस बाय दिस इज टेंजेंट थीटा, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये भी कंडीशन लगाने के बाद टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाता है। लेकिन कौन सी कंडीशन, कि ये जो b है वो h से काफी बड़ा है, h को हम अवॉइड कर सकते हैं, तब जाके टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h/b आता है। ठीक है, तो एक तो हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, और एक हमने ये वाली कंडीशन निकाल दी। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा है, तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट 1 and 2, दोनों को इक्वेट करो, तो v² बाई rg वो किसके बराबर हो जाएगा, h/b। ये कंडीशन तब लागू होती है जब तुम्हें बैंकिंग ऑफ अ रोड की हाइट, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ, ब्रेड्थ ये सब गिवन हो, तब जाके ये वाली कंडीशन लागू होती है, और जो भी तुम्हें निकालना है यहां से निकाल सकते हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये गिवन हो कि मैंने सड़क को इतनी हाइट तक बैंक कर दिया, तब जाके ये कंडीशन लागू हो सकती है। ठीक है, वरना नहीं होगी। नोट करो इसको, ये टॉपिक। उसके बाद है लास्ट टॉपिक, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है, कोई अंतर नहीं होगा। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, अगर कोई भी साइक्लिस्ट बेंड होता है, ये चीज तुमने डेली लाइफ में देखी भी होगी। कई बार टीवी में साइकिल की, बाइक की रेस आती होती है, देखी होगी ऐसी रेस। मान लो ये सड़क है, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है, हम बाइक चला रहे हैं, तो हम भी स्ट्रेट होंगे, हमारा बाइक भी स्ट्रेट होगा। ठीक है, लेकिन मान लो हम टीवी वाली रेस की बात कर रहे हैं कि बाइक है, बाइक की रेस चल रही है, और एक ही दम ऐसे कर्व पाथ आ गया, तो वो एक ही दम अगर मुड़ता है बाइक वाला या साइकिल वाला, तो क्या वो जो साइकिलिस्ट है या जो बाइक वाला है, क्या वो स्ट्रेट रहता है या तिरछा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। अगर उसको ऐसे घूमना तो वो बिल्कुल ऐसे तिरछा हो जाएगा, और ऐसे लगेगा जैसे कि उसके जो गोटे हैं वो धरती के साथ अभी टच होंगे, अभी टच होंगे, अभी गिरा, अभी गिरा, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करके रखता है। ठीक है,
अब दो ही बातें हैं इसके अंदर। मान लो मैं साइकिलिस्ट हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं, एक तो मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर साइकिल चलाता हूं, तो मैं भी बिल्कुल ऐसे रहूंगा स्ट्रेट, और मेरी साइकिल भी बिल्कुल रहेगी स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर एकदम अगर कर्व पाथ आ गया ना, तो मैं साइकिल को घुमाऊंगा, और जब मैं साइकिल को बड़े स्टाइल से घुमाता हूं तो मेरी साइकिल भी टेढ़ी हो जाएगी और मैं भी टेढ़ा हो जाऊंगा ना। तो वो जो साइकिल थी पहले तो थी ऐसे स्ट्रेट, लेकिन अब वो टेढ़ी हो गई, किसी ना किसी एंगल के ऊपर होगी। अब बात यह है कि मैं अगर उस कर्व पाथ में सेफ टर्न लेना चाहता हूं तो मैं साइकिल को कितने एंगल के ऊपर मोड़ूं। अगर ज्यादा मोड़ दिया तो गिर जाऊंगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा मैं साइकिल को कितने एंगल के ऊपर बेंड कर सकता हूं, एक तो वो एंगल हमें निकालना है, और दूसरी बात यह है कि चलो मोड़ है, स्टाइल से मुझे साइकिल घुमानी है और एकदम साइकिल बेंड भी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन एक वेलोसिटी भी तो होती है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है उस साइक्लिस्ट की। अगर वो उसी वेलोसिटी के साथ अगर कर्व पाथ में अगर मूव करेगा तो वो सेफ टर्न ले लेगा, अगर वेलोसिटी को कम ज्यादा कर लेगा तो उसके पलटने का डर है। तो मैं उस साइक्लिस्ट की पर्टिकुलर वेलोसिटी भी सिलेक्ट करना चाहता हूं कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो साइक्लिस्ट आगे जाए ताकि वो सेफ टर्न ले सके। पहली चीज, कितने एंगल के ऊपर उसकी साइकिल मुड़नी चाहिए ताकि सेफ टर्न ले सके, और दूसरी चीज, कितनी वेलोसिटी के साथ वो साइक्लिस्ट आगे जाए ताकि वो सेफ टर्न ले सके। ये दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए बनाना है मुझे डायग्राम, ठीक है। डायग्राम जो बनाऊंगा ना वो कुछ ऐसे बनाऊंगा, बस ये जो चीज है ये साइकिल को रिप्रेजेंट करेगी, ये साइकिल है, और ये जो मैंने डॉट बनाया है वो साइक्लिस्ट है। ये साइकिल का पीछे वाला टायर है, अगर साइकिल वहां खड़ी हो और मैं यहां पर खड़ा हूं तो मुझे तो पीछे वाला टायर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये टायर है पीछे वाला, ये पूरी साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, ये साइकिल है, ठीक है। और ये जो चीज है वो साइकिल को चलाने वाला बंदा है। तो मैं यहां पर दो ही चीज बनाऊंगा, एक तो है साइकिल ये वाली, ये तो है टायर, और ये है साइकिल का हैंडल, और एक है ये डॉट जिसको हम बंदा बोलते हैं, ठीक है। अगर वो साइक्लिस्ट अगर स्ट्रेट जा रहा हो तो डायग्राम ऐसे बनेगा, लेकिन अगर वो कर्व पाथ में जाना चाहता है तो उसको बेंड होना पड़ेगा, और अगर वो बेंड हो जाएगा तो इसको भी हमें बेंड करना पड़ेगा। अब वही चीज है, दोबारा ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले तो मैंने बना दिया कर्व पाथ, अब मैं कर्व पाथ को लेट कर लिया, ऐसे बनाता हूं, ये कर्व पाथ है ऐसे, तो जो भी सेंटर बनेगा वो तो यहां बनेगा ना। इस सेंटर को मैंने बोल दिया O, और इस कर्व पाथ के रेडियस को मैंने बोल दिया R, ठीक है। यहां पे मैं दो एक्सिस बनाता हूं, एक तो एक्सिस है X और एक एक्सिस है Y। जब तक ये स्ट्रेट सड़क पे साइक्लिस्ट जा रहा था, साइक्लिस्ट भी स्ट्रेट था, और वो जो साइकिल थी वो तो स्ट्रेट थी, लेकिन अब उसको कर्व पाथ में जाना है तो साइकिल तो बेंड हो जाएगी। कहां बेंड हो जाएगी, इस तरफ होगी या सेंटर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ। अगर वो साइक्लिस्ट ऐसे घूमना चाहता है तो उसको अपने आप को सेंटर की तरफ बेंड करना पड़ेगा ना। और अगर ये कर्व पाथ अगर ऐसे होता तो वो ऐसे बेंड होता, कहां की तरफ, सेंटर की तरफ। हमेशा जो साइक्लिस्ट की या मोटरसाइकिलिस्ट की जो बेंडिंग होती है वो सेंटर ऑफ कर्व पाथ की तरफ ही होती है। तो यहां से जैसे ही वो मुड़ना शुरू किया तो यहां पे मैंने एक साइकिल और साइक्लिस्ट को बना दिया। ये साइकिल का पीछे वाला टायर है, ये साइकिल का बाकी बचा हुआ हिस्सा है, और ये बंदा है, और वो अपने आप को थीटा एंगल से घुमा देता है। पता चला। अब उसको लेना है सेफ टर्न, ऐसे सेफ टर्न लेना चाहता है और रेस चल रही है तो साइक्लिस्ट तो ऐसे मुड़ेगा ही मुड़ेगा। पहले साइकिल और साइक्लिस्ट था ऐसे, लेकिन जैसे ही उसने टर्न लिया, टर्न लेने का मतलब कर्व पाथ में अगर वो जा रहा है तो साइक्लिस्ट एकदम मुड़ जाएगा, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, और ये एंगल साइक्लिस्ट और वाई एक्सिस के बीच का होता है। पता चला। अब ये जो बंदा है उस बंदे का जो वेट है mg वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे एक्ट करेगा। अब यहां पर ये जो mg है वो नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इस वेट को बैलेंस नहीं कर पाता। अब हम क्या करेंगे, इस mg की सीध में यहां पर एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे।
और ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, इस डायग्राम को तुम थोड़ा सा अलग तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन यहां पर ये ध्यान देना कि जितने एंगल के ऊपर ये जो साइक्लिस्ट है जितने एंगल के ऊपर घूमेगा उतना ही अप्रोक्सीमेट एंगल यहां पर बनने वाला है। ठीक है, अब ये आर है, ये बेस है, ये आर इस बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर कोस थीटा। और इसको एक गलती होगी इसमें, एक मिनट, गलती होगी इसमें, ये बंदा था, इस बंदे का जो वेट है mg वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ऐसे। ये डायग्राम बनाने के तरीके होते हैं। अगर एक बंदा सीधा होता तो उसका वेट नीचे, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, और अगर वो बंदा ऐसे कर्व पाथ पे घूमना चाहता है तो उसका वेट तो नीचे और उसका नॉर्मल रिएक्शन उसी डायरेक्शन की तरफ। और अगर बाई चांस अगर वो ऐसे घूमना चाहता है तो उसका वेट नीचे और उसका नॉर्मल रिएक्शन उसकी तरफ। ठीक है, तो ये है उसका वेट और ये है डायरेक्शन की तरफ बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन। अब मैंने एक लाइन ऐसे बना दी पीछे की तरफ वेट की, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। और वैसे भी तुम मैथमेटिकली देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तुम मैथमेटिकली इसको देख सकते हो, और अगर मैथमेटिकली नहीं देखना तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जितने एंगल के ऊपर ये साइक्लिस्ट अपने आप को बेंड करता है उतना ही एंगल यहां पर अप्रोक्सीमेटली क्रिएट होता है। अब ये जो आर है वो इस बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर कोस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा ऐसे। ठीक है, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बैलेंस देख लो कि कौन कौन किसको किसको बैलेंस कर रहा है। अगर हम देखें तो ये जो आर कोस थीटा है नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट वो mg को बैलेंस करेगा, तो यहां पर आर कोस थीटा इज इक्वल टू mg, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो कंपोनेंट है आर साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा कंपोनेंट वो सेंटर ऑफ कर्व पाथ की तरफ होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्व पाथ की तरफ जो भी नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट होगा वो इसी बॉडी को या इसी साइक्लिस्ट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आर साइन थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी जरूरी है क्योंकि वो घूम रहा है। अब नेसेसरी का मतलब है जितनी उसको चाहिए उतनी ही, ताकि वो सेफ टर्न ले सके। अगर कम मिल गई तो भी दिक्कत है, ज्यादा मिल गई तो वो तो गिर ही जाएगा। ठीक है, तो आर साइन थीटा उस साइक्लिस्ट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सेम इक्वेशन है पिछली की तरह। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 9 r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा यही हो जाएगा। और यहां पर क्या है mv स्क्वायर बाय r, और यहां पर क्या है mg। यहां पर r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, सॉरी m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। तो टेंजेंट थीटा आ गया v स्क्वायर बाय rg। इसका रिजल्ट और पिछले वाले का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर हमने यही पढ़ा कि अगर एक बंदा सेफ टर्न लेना चाहता है तो सड़क को कितने एंगल के ऊपर बैंक करना पड़ेगा, और फिर क्या पढ़ा अगर सड़क बैंक हो चुकी है तो उसके ऊपर जो व्हीकल जाएगा वो कितनी वेलोसिटी के साथ जाना चाहिए। 2 चीजें पढ़ी थी, यहां पर भी वही है। अगर एक साइक्लिस्ट साइकिल के साथ अगर टर्न लेना चाहता है तो कितने एंगल के ऊपर वो टर्न ले, वो एंगल तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर वो साइक्लिस्ट कर्व पाथ में अगर टर्न लेना चाहता है तो उसकी कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए यहां से v की वैल्यू निकाल के। v की वैल्यू कितनी आएगी √rg टेंजेंट थीटा। पता चला? तो ये कंडीशन सेम है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें।
बैंकिंग ऑफ फ्रॉड और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, इन दोनों की सारी कंडीशंस, सारी एक्सप्लेनेशन और सारा रिजल्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे चले।